वालेकुम। आज हमारा मौजू है जो हम पढ़ेंगे वो है नासिर काज़मी हिजरत के हवाले से। नासिर काज़मी की शायरी में हम देखते हैं कि उदासी का अंसर, हिजरत का अंसर जो है नासिर काज़मी की शायरी का जो है वो अहम मौजू है। हिजरत के हवाले से नासिर काज़मी ने बहुत सारे जो है अशार कहे हैं, तो हम देखते हैं। कहते हैं नासिर मीर के पैरोकार हैं, मतलब नासिर काज़मी की शायरी में हम देखते हैं कि मीर जैसा गम नज़र आता है, मीर जैसा, मतलब जिस तरह मीर की शायरी में उदासी का अंसर था, गमो अलम था, वो सारा हम नासिर काज़मी की शायरी में भी देखते हैं। और वो ख़ुद कहते थे कि मैं उनका पैरोकार हूँ। खुद नासिर ने भी इस बात का एतराफ़ किया है। उन्होंने अपने शेरी मिजाज की तश्कील में मीर से मदद ली थी, मतलब कहते हैं उन्होंने शेर कहने में मीर से जो है मदद ली थी। मीर का सा गम उनकी शायरी में नज़र आता है। उस वक्त की जो सूरत हाल नासिर के यहाँ तरतीब पाई है उसमें मीर का अंदाज़ मिलता है, मतलब मीर जैसा गम, मीर जैसी उदासी, मीर जैसी तन्हाई का एहसास मिलता है। उन्होंने बार बार हिजरत का जो है ज़िक्र किया है। हिजरत नासिर के यहाँ एक बहुत बड़ा मौजू है जिस पर वो शायरी भी उन्होंने बहुत की। मीर के यहाँ भी हिजरत का एहसास मिलता है, लेकिन ये मुख्तसर हिजरत है, ये ज़रूरतमंदों की वसीला मुआश के लिए है। मतलब वो अगर हिजरत देखते हैं तो वो वसीला मुआश को कह रहे हैं, लेकिन नासिर की हिजरत में एक तहज़ीब है और दूसरी तरफ तहज़ीब के मिटने का अमल मिलता है, और ये अमल दोनों की शायरी का जो है वो लाजमा है। और अपने वतन को याद करना कि रफ्तगां के लिए तड़पना, ये मुमासलत, मतलब मिलता जुलता पैमाना ही तो है। काफिलों से थकने का अमल दबे जाने वालों का गम मीर को वैरान कर देता है। नासिर ने हिजरत को महज ज़ाती तजर्बे की हैसियत से नहीं बल्कि इस फरावा मखलूक के तजर्बे की हैसियत से महसूस और बयान किया है, जो मशरकी पंजाब के अजला से खाको खून के एक वहशतनाक सैलाब से गुजर कर आई थी। वो ख़ुद भी इस मखलूक का एक फ़र्द था। नासिर ने अपनी किताब बर्ग ने में के दिबाचे में जो है वो लिखा है कहते हैं कि एक नई आवाज़ पैदा करना चाहता है वो कहते हैं कि आज का शायर एक नई आवाज़ पैदा करना चाहता है जो उसके अपने गर्दो पेश और उसके अपनी ज़मीन व आसमान से भी इलाका रखती हो, मतलब ताल्लुक़ रखती हो। उसी हवाले से हम देखते हैं हिजरत के हवाले से नासिर के शेर देखते हैं। नासिर काज़मी की खसूसियत है कि वो सादा अशार करते थे और बहुत पुरअसर बात करते थे। अब ये शेर याद करने में भी आसान है। वो कहते हैं, ओ मेरे मसरूफ़ खुदा अपनी दुनिया देख ज़रा, इतनी खलकत के होते, मतलब इतनी खलकत मखलूक के होते, शहरों में है सन्नाटा। अच्छा, ये भी शेर है। आप ये देखें, ये शेर है, आपको जो आसानी से याद हो जाए आप कर लें, लेकिन सारे ही शेर मेरे ख्याल में आसान है। अब ये शेर देखें, ना जाने कहाँ ले गए काफ़िले, मुसाफिर बड़ी दूर जाकर मिले, जहाँ कोई बस्ती नज़र आ गई वहीं रुक गए अजनबी काफ़िले। ठीक है, ये सारे शेर हैं, आपको जो आसान लगे। हिजरत के तजर्बे ने नासिर को इस हद तक इसलिए मुतासिर किया है और इसलिए कि वो इसके जान का रोग बन गया, और इस तजर्बे में मकाम और वक्त दोनों से नासिर की दूरी और अजनबियत का एहसास बैक वक्त जमा हो गया था। अगले वक्तों और पुरानी सोहबतों की यादें नासिर की शायरी का इंदोख्ता बनकर रह गई थीं। ये अजनबी मुसाफिर तमाम उम्र मकाम व वक्त की दुनिया में एक खड़ा मकाम वक्त की एक दूसरी ही दुनिया के ख्वाब देखता रहा। वो कहते हैं तन्हाई का एहसास, हिजरत का एहसास, कहते हैं शेर में, कहते हैं रौनकें थी जहाँ में क्या क्या कुछ, लोग थे रफ्तगां में क्या क्या कुछ, अब की फसले बहार से पहले रंग थे गुलिस्तां में क्या क्या कुछ। इसमें से आप ये दो शेर, मतलब दो अशार याद कर लें, ये चार हो गए, या इतना आप याद कर लें, दो मिसरे मतलब एक शेर, ठीक हो गया। या जो आपको आसान लगे, ये देखिए काफ़ी सारा है। ये देखिए ये शेर हम देख लेते हैं, डेरे डाले हैं लोगों ने जहाँ, उस तरफ चश्मे रवां था पहले, ठीक हो गया। ये देखिए अब ये शेर है, पुकारती हैं वो फुर्सतें, कहाँ गई वो सोहबतें, ज़मीन निगल गई उन्हें कि आसमां खा गया, ठीक हो गया। इसके बाद है शहरों और तहजीबों का उजड़ना खुद नासिर ने अपनी आंखों से देखा है। उधर मीर के यहाँ भी घरों, शहरों और तहजीबों के उजड़ने का जिक्र नज़र आता है। इस अजनबियत के एहसास के साथ साथ नासिर के दर्द व गम और उदासी और तन्हाई का एक और महवर
ذاتی زندگی میں نارسائی اور محرومی کا احساس بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ناصر کاظمی کے درد و غم اور اداسی اور تنہائی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی ذاتی زندگی میں ان کی نارسائی اور محرومیاں تھیں، جیسے زندگی ان کے پاس سے گزر گئی ہو اور وہ اسے گزار نہ پائے ہوں۔ اس سے اگر کوئی خوشی کے چند لمحے بھی میسر آئے تو وہ اتنے مختصر اور گریز پا تھے کہ ان کا حل محض چند یادوں کے سوا کچھ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کم فرصتی خواب اب طرب یاد رہے گی، گزری جو تیرے ساتھ وہ شب یاد رہے گی، سینے میں امنگوں کا وہی شور ہے اب تک، وہ شوخی یک جنبش لب یاد رہے گی۔ جنبش مطلب حرکت کرنا۔ گو ہجر کے لمحات بہت تلخ تھے، ہر بات بانوان طرب یاد رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں، اب یہ ہے، یہ شعر دیکھیں۔ کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، گزر گئی جر سے گل ادا کر کے مجھے، پھر آج آئی تھی ایک وجہ ہوائے طرب، سنا گئی ہے فسانے ادھر ادھر کے مجھے، امید پرسی سے غم کس سے کیجیے ناصر، جو اپنے دل پر گزرتی ہے کوئی کیا جانے۔ یہ شعر اتنے مشکل نہیں ہے، لیکن آپ شعروں کا حوالہ ضرور دینا۔ بہت سارے شعر ہیں، آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ جو آپ کو آسان لگے، زیادہ آسان لگے، آپ وہ جو ہے کر لیں۔ میر کی شاعری کا تجزیہ کیا جائے تو دو بنیادی علامتوں کے ذریعے اپنا اظہار کرتی ہے، دل اور دلی، مطلب دلی کے اجڑنے کا ان کو غم تھا۔ کہتے ہیں دل اور ایک دلی شہر۔ دل انسان کا وہ مرکز ہے جس کے آئینے میں میر زندگی اور کائنات کا جلوہ دیکھتے ہیں، اور دلی اس تہذیب کا دل ہے جو مٹ رہی ہے۔ دل اور دلی کے افسانے نے ان کی شاعری کو اس دور کی روح کا ترجمان بنا دیا۔ میر کی شاعری کو ان دو حوالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دل و دلی دونوں ہے گرچہ خواب، یہ لفظ اس اجڑے نگر میں بھی ہے، مطلب کہتے ہیں کہ میرا دل بھی اجڑ گیا اور دلی بھی اجڑ گئی ہے۔ میر کی اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں، ناصر نے اپنی غزل کا موضوع 1947 کے بعد کے واقعات کو بنایا۔ اخلاقی اقدار کی پامالی جو ہے، سکھ کی یادیں، دکھ کا منظر، انتشار اور بے یقینی کی کیفیت کو رمز و ایما کی زبان میں ادا کیا۔ کہتے ہیں جنہیں ہم دیکھ کے جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، مطلب غائب ہو گئے ہیں۔ یوں ناصر کے ہاں ہجرت کا پہلو ایک ایسا استعارہ ہے جس سے اس کا فن پیدا ہوتا ہے، اس کے ہاں اداسی کا محرک اس کی پیداوار ہے، یاد کا سلسلہ بھی اسی سے بندھا ہوا ہے، اور رت جگہ کا عذاب بھی اس ہجرت کا ودیعت کردہ ہے۔ آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے یدے ہوئے سویرے۔ اب اگلا یہ دیکھتے ہیں، آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگلا ہم شعر دیکھتے ہیں۔ سوری، یہ کچھ ویڈیو رک گئی تھی۔ میر نے دلی کے اجڑنے کا دکھ سہا اور بیان بھی کیا۔ ناصر کاظمی کے کلام میں خاص شغف سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ میر کے زمانے میں بھی برصغیر تباہی و بربادی سے دوچار ہوا، اور میر نے بھی اس آشوب کو بیان کیا۔ ناصر نے 1947 کے دردناک واقعات کو قلم بند کیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہیں اجڑی ہیں منزلیں، کہیں ٹوٹ پھوٹے در و بام، مطلب چھت وغیرہ، یہ وہی ہے دوستو جہاں لوگ پھرتے ہیں رات بھر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں، ہجرت کی صحبتوں میں قتل عام خون انسانی کی ارزانی کا نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ اگر جب ہجرت لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت تقسیم ہو رہا تھا، تو ہجرت میں کیا کیا صعوبتیں تھیں، کیا کیا مشکلات تھیں، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ 1947 کے بعد کے واقعات، انہوں نے جنگ آزادی کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسمان دیکھا نہ جائے، در و دیوار ویران، شمع درہم، شب غم کا سماں دیکھا نہ جائے۔ 1947 سے 1949 تک کے عرصے میں ہجرت کے اجتماعی تجربے منزل قافلوں کے سفر، عام تباہی اور ویرانی کی جتنی اثر انگیز تصاویر جو ہے ناصر کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے، کہیں اور دیکھنے کو ہمیں نہیں ملتی۔ اداسی کا محرک بھی یہی ہجرت ہے، جب کوئی آرزو آزردہ حسرت میں بدل جائے تو اداسی کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ بقول فرید گوہر، اداسی ان کے کلام میں دھر مارے بیٹھی ہے۔ اچھا، اداسی میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس قتل عام کا شکار بنے ان کی یاد بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دروازے سر پھوڑ رہے ہیں،
कौन इस घर को छोड़ गया है, बिजली थमती ही नहीं नासिर, आज किसी ने याद किया है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, हाँ, यूं नासिर ने अपने एहसासात के साथ तख़य्युल के मायने के रिश्ते में पेवस्त कर दिया। नासिर खुद ही नहीं तड़पता बल्कि उसने दूसरों को भी तड़पाने का सामान पैदा किया। उन्हें सदियों ना भूलेगा ज़माना, यहाँ हादसे जो कल हो गए हैं, मतलब जो भी हालात हिजरत के गालिब उनका ही रोना रो रहे हैं अपनी शायरी में। वो कहते हैं कि मीर ने कहा है कि दिल्ली की हालत दिगर गूं थी, उम्रा की बाहमी आवेजिश रोज़ नित नए जो है नए नए गुल खिलाती है। जब मरहटों ने दिल्ली को ताराज किया और मादल मुल्क ने अपने अहमद शाह को कैद करके 2 जून 1754 को आंखों में सिलाइयाँ फेर कर अंधा कर दिया। मीर ने लिखा है कि मैं इस सफ़रे वहशत असर में अहमद शाह के हमरा था। इस तरह नासिर ने याद को कबूल किया है। चंद मिसालें मुलाहिज़ा हो, याद जो है नासिर काज़मी की शायरी का बहुत अहम अंसर है। एक उनकी नज़्म भी है याद, वो भी इसमें शामिल है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कहते हैं आंखों में छुपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे, मंजिल ना मिली तो काफिलों ने रास्तों में जमा लिए डेरे। नासिर के यहाँ देखो तो मालूम होता है कि मीर से ज़्यादा गम नासिर को ज़माने ने दिया है। शहर सुनसान है, किधर जाएं, खाक होकर कहीं भी बिखर जाएं। अब यहाँ पे हम देखते हैं मीर से ज़्यादा गम नासिर ने क्यों देखा, क्योंकि मीर ने तो दिल्ली को उजड़ते हुए देखा और नासिर काज़मी ने उनसे ज़्यादा गम देखा। वो गम उन्होंने किस लिए और क्यों देखा, क्योंकि उस वक्त तकसीम हो रही थी बरसगीर की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हो रही थी। उस दौरान जो वाक़यात हुए, जो खून हुआ, जो लोगों ने हिजरतें की, लोगों को जो मुश्किलात का सामना हुआ, वो सब कुछ जो है मीर ने देखा और अपनी शायरी में बयान किया। तो उनका दुख मीर से कहीं ज़्यादा है। वो कहते हैं भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की है कमी, जाने किस चीज़ की कमी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। ये वो गज़ल है, उसका ये शेर है। आप देखिए पूरी शायरी में नासिर काज़मी की एक पूरी उदासी की एक लहर है जो उनके हर शेर में, हर गज़ल में जो है वो हम देखते हैं। नासिर काज़मी यहाँ से, हाँ, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। काफ़ी लंबा सारा सवाल हो गया था, मैंने जो ज़्यादा अहम थे पैराग्राफ और शेर वो आपको मैं पढ़ा रही हूँ। नासिर के यहाँ ज़िंदगी की तलब और ज़िंदगी से महरूमी के एहसास की बाहमी कशाकश और आवेजिश ने जो जज्ब असर पैदा कर दिया है, उसकी वजह से उस पर मीर का साया पड़ा हुआ मालूम होता है। नासिर मीर का नाम लेवा था और वो इससे बहुत हद तक जो है मुतासिर भी थे। मौजूदा दौर की शायरों में वो फ़िराक से भी मुतासिर था, मगर नासिर का एक अपना रंग है जो इन दोनों शायरों से मुख्तलिफ है। नासिर को मीर और फ़िराक की सफ़ में नहीं लाना चाहिए। नासिर दुखे हुए दिल का शायर था, लेकिन चूँकि उन्होंने उर्दू क्लासिकी रवायत से इक्तसाब फैज़ किया था, इसलिए उनके जज्बे और आवाज़ में वो रोकताम, वो ठहराव, बल्कि वो वक़ार भी है कि उनको क्लासिकी शायरी में भी शामिल किया जा सकता है और वो जदीद शायरी में भी नासिर का नाम हम ले सकते हैं। दोनों की तहजीबों के वो शायर हैं। नासिर को अल्फाज और इज़हार बयान के दूसरे असालीब पर वो कुदरत जो भी हासिल थी कि जिसकी बदौलत उनके कलाम में एक रची हुई एहतियात और रख रखाव के साथ साथ सलासत और रवानी भी है। ये बातें उनके किसी और हम असर की जो है शायरी में नज़र नहीं आती। शायरी में तो नासिर ने जो कुछ भी कहा हो, मगर ज़िंदगी में उन्होंने उस गम को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दिया। कभी कोई गिला शिकवा उनके मुंह से ना सुना। ज़िंदगी में उनका चेहरा हमेशा मुतबस्सम रहा, मतलब हंसते हुए जिसको मिलना होता मिलते। हाँ, शायरी में जहाँ दिल का मामला खुलता है, उनकी चश्मे तर छुपाए नहीं छुपती कि उदासी का अंतर वो छुपाए नहीं छुपा सकते। उसकी वजह शायद ये हो कि ज़िंदगी में उन्होंने एक महज़ब इंसान की इस जिम्मेदारी को भी कबूल कर रखा था। उन्हें अपनी अफसुदगी से अंजुमन को अफसुदा करने का कोई हक़ नहीं। ये भी नासिर की तबीयत की सलासत रवि का एक पहलू था कि वो अपना बोझ खुद उठाने के कायल था। दूसरों के लिए किसी लिहाज से बार खातिर होना उन्हें गवारा ना था। उम्मीद करती हूँ आपको नासिर काज़मी का हिजरत के हवाले से क्या बयान है, वो क्या सोच रखते थे, क्या शायरी में उन्होंने बयान किया, समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम से आपके पास पहुंच जाएं। अल्लाह हाफिज़।